नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 164 के बाद। पिछले वीडियो में हमने धारा 163 तक पढ़ा था और जाना था कि वो प्री और मेंस के पर्पस से किस तरह से इम्पोर्टेंट है और प्री में हमें उन्हें कैसे प्री के पर्पस से याद रखना है और मेंस के पर्पस से कैसे याद रखना है। तो आज की वीडियो को हम सेक्शन 164 से स्टार्ट करेंगे, विदाउट इसके पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे और अपना डायरेक्ट अपने साथ लेके बैठेंगे, जिससे कि हम हर सेक्शन पे अंडरलाइन और जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगे उस पर हम अंडरलाइन करके चलें और डायरेक्ट में नोट डाउन करते चलें। ठीक है, सबसे पहले हम सेक्शन पढ़ते हैं 164। सेक्शन 164 बात करता है उपनीति के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व, कि बेली के प्रति बेलर का क्या उत्तरदायित्व है। ठीक है, हमने ये देखा था एक तो उपनिधाता का ये भी उत्तरदायित्व या कर्तव्य होता है। हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि अगर उसके माल में कुछ भी डिफ़ॉल्ट है तो वो उसे उपनिहिति को बताए। ठीक है, इसमें हमने दो कंडीशन देखी थी कि अगर रेंट पर दे रहा हो या फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर उसे नॉलेज है, नॉलेज नहीं, ये सब हमने पिछले सेक्शन में और पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था। आज हम इसमें पढ़ते हैं कि उपनीति के प्रति उपनिधाता का क्या उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट से रीड करते हैं। उपनिधाता उपनिहिति की ऐसी किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? उपनिधाता। किसकी हानि के लिए? उपनिहिति की हानि के लिए उत्तरदायी है, जो उपनिहिति को इस कारण उठाया है उसने कि उपनिधाता उपनिधान करने या माल को वापस देने या उसके संबंध में निर्देश देने का हकदार नहीं था। इट मीन्स हम इसे एक कंडीशन या एक सिचुएशन के हिसाब से समझ सकते हैं। इसमें ए बेलर है, बी बेली है। ए ने बी को अपनी एक बाइक दी। बी ने बोला मुझे ज़रूरत है, आप मुझे बाइक दे दो, मैं शाम तक आपको लौटा दूंगा। ए ने बोला ओके। जैसे ही ये बाहर गया, सिग्नल पे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने कहा कि ये बाइक तो चोरी की है। इट मीन्स इससे ये होता है कि ए की ये बाइक थी ही नहीं, तो फिर ए को बेलमेंट पर देने का भी कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी ए ने बी को वह बाइक दे दी और बी इससे पकड़ा गया और उसे कुछ फाइन देना पड़ा और हो सकता है पुलिस स्टेशन में भी जाना पड़ा। तो इसको जो भी हानि हुई है, इसकी हानि के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व बनता है। जो भी उत्तरदायित्व बनेगा, क्योंकि इसमें जो बेलर है, जो उपनिधाता है, वो जो वस्तु होती है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑफ मैटर है, उसका वो ओनर ही नहीं है, उसे राइट ही नहीं है उस चीज़ को बेलमेंट करने का। समझ रहे हैं? या फिर वो सिर्फ एक लेज़र है या फिर वो सिर्फ एक जो भी है, उसे राइट नहीं है इतना। हो सकता है वो एजेंट हो, ओनर ने उसे इतना राइट ही नहीं दिया वो बेलमेंट करने का, फिर भी उसने कर दिया और उसकी वजह से अगर उपनिहिति बेली को कुछ भी हानि होगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेलर की होगी। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम सेक्शन 165 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 165 बात करता है कई संयुक्त स्वामी द्वारा उपनिधान, कि जब किसी एक वस्तु के कई स्वामी होते हैं और उनके द्वारा किसी वस्तु का बेलमेंट किया जाता है तो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर जो बेलर हैं वो ए बी सी 3 बेलर हैं, इन्होंने अपनी किसी भी वस्तु को डी को दे दी, तो डी यहाँ पर क्या करेगा, अपनी वस्तु को ए बी सी तीनों को बोलकर या किसी एक को लौटा सकता है या किसी एक के अनुसार वो चीज़ उसको लौटा सकता है। इट मीन जब एक से ज़्यादा बेलर हों तो जो बेली होता है वो उनमें से किसी भी एक को दे सकता है और उसके निर्देश के अनुसार, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार दे सकता है। ये आपका सेक्शन 165 बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 166 के बारे में। सेक्शन 166 बताता है बिना हक वाले उपनिधाता को वापस परिधान करने पर उपनीति उत्तरदायी नहीं होगा। ये जो सेक्शन था ना, इसका ही थोड़ा एक्सटेंड लेवल है। 164 को 166 में थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। कैसे एक्सटेंड कर दिया? फॉर एग्जाम्पल, ए बेलर है, बी बेली है। ए ने अपना बाइक बी को दी, बी सिग्नल पर गया, ठीक है, लेकिन वो बाइक फॉर्चुनेटली, ये फॉर्चुनेटली होगा बी के लिए कि वो पकड़ी नहीं गई और बी दोबारा से इसको किसको दे आया, ए को दे के आया।
ठीक है। बी को रास्ते में मिला सी बोलता है कि देखिए ये मेरी बाइक है, ए ने चुरा ली थी। बी बोलता है अरे ऐसे कैसे चुरा ली थी, मुझे तो ए ने दी है, मैं तो ए को ही लौटाऊंगा। और बी जाता है और अपनी जो बाइक है वो ए को ही लौटाता है। तो जो सी है ना वो सी के प्रति कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बी, क्योंकि बी ने जिससे ली उसको दी, तो ये रियल ओनर के प्रति बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये सेक्शन 166 आपको बताता है। सेक्शन 164 आपको सिर्फ इतना बताता है कि जब वह वस्तु आपकी नहीं थी और आपने उसे दी और इससे सामने वाले को कुछ भी नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई आप करेंगे। सेक्शन 164। सेक्शन 166 बताता है आपकी कोई वस्तु नहीं थी, आपने दी और सामने वाले ने आपको ही लौटा दी, तो रियल व्यक्ति के प्रति भी जो बेली था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसे हम बैरेक्ट से एक बार रीड कर लेते हैं। यदि उपनिधाता का माल पर कोई हक ना हो और उपनीति उसका उपनिधाता को या उसके निर्देश के अनुसार सद्भाव पूर्वक प्रति परिधान कर दे, तो उपनीति ऐसे परिधान के बारे में उसके स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसने जिससे ली थी उसको दे दी, वो उसके रियल ओनर के प्रति बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल, मतलब बेलर के पास कुछ भी टाइटल नहीं है फिर भी बेली ने उसे दे दिया, तो वो रियल ओनर के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? सेक्शन 167 उपनिहित माल पर दावा करने वाले पर व्यक्ति का अधिकार, मतलब इसमें उपनिहित माल है, ये भी आप 164, 166, 167 थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ए बेलर है, बी बेली है और सी यहाँ पर दावा कर रहा है। क्या दावा कर रहा है? कि ये जो बाइक है वो मेरी है। इसके बारे में 167 में बताया गया है। ठीक है, 167 बताता है यदि उपनिधाता से भिन्न कोई व्यक्ति उपनिहित माल का दावा करे तो वह न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उपनिधाता को माल का परिधान रोक दिया जाए और यह विनिश्चित किया जाए कि माल पर हक किसका है। सी जो व्यक्ति था, बी ने बोला कि ये देखो मैं तो ए को ही दूंगा। उसने बोला आप ए को मत दो, मैं जाता हूँ कोर्ट और मैं कोर्ट से बोलूँगा कि आप डिसाइड करो कि ये माल मेरा है कि ए का है, और जिसका भी होगा नाव आप उसे दे देना। ये 167 बताता है। ठीक है, 166 बताता है कि सी ने बोला पर फिर भी बी जो है वो ए को दे आया तो बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 64 बताता है कि आपका नहीं था, आपने दिया और इससे इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, इसको नुकसान हो गया, इसको फाइन देना पड़ा, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। 64, 66, 67, 164, 166 और 167 एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। ठीक है, इसमें ये बात बताई गई है कि जिसको हक नहीं होता बेलमेंट करने का, वो अगर बेलमेंट कर दे तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है और उन क्या क्या कंडीशन में किस किस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करेगी और किस किस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई नहीं करेगी, कौन कौन लायबल होगा और कौन लायबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 168। सेक्शन 168 बोलता है माल पड़ा पाने वाले का अधिकार वह प्रस्थापित निर्दिष्ट पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इसमें बहुत सारी कंडीशंस बनेगी कि एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति का माल पड़ा हुआ मिला। ठीक है, उसने उसमें से देखा और ढूंढ लिया कि ये माल किस व्यक्ति का है और वो उसको देने पहुंचा। ठीक है, अब वो उसको देने पहुंचा और वो जो व्यक्ति है वो उस माल को ले लेता है, बदले में कुछ भी नहीं देता। तो ये जो व्यक्ति है कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मुझे ये नुकसान हुई, मुझे इसकी भरपाई लेना है, क्योंकि अब आपने उसे माल दे दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ख़त्म। सेकंड कंडीशन बनती है, ए बोलता है कि देखो मैंने आपका माल ढूंढा, मुझे यहाँ आने में आप 100 किलोमीटर दूर थे, इतना खर्चा होगा, आप मुझे वो खर्चा दे दो, मैं आपको आपका माल वापस कर दूंगा। बी बोलता है मैं नहीं दूंगा। तो ए के पास अधिकार है कि वो उसके माल को रोक के रखे जब तक कि वो उसे उसकी भरपाई ना कर दे। ये सेकंड है। थर्ड कंडीशन है कि ए ने बी का माल जो पड़ा पाया था वो ले लिया। उसने दूसरे दिन पेपर में पढ़ा कि ऐसा ऐसा पर्स खो गया है, वो देखता है अरे ये तो मेरे पास ही है, और उससे ढूंढने वालों को 5,000 का इनाम है। तो फिर वो बी के पास जाएगा, बी को बोलेगा कि मेरे पास पर्स है, मुझे 5,000 दो। बी 5,000 दे देगा, देन वेल एंड गुड। बी अगर 5,000 नहीं देता है तो फिर वो कोर्ट में जाके उसके लिए सूट फाइल कर सकता है, बिकॉज बी ने ये प्रपोजल दिया कि जो मेरा ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 रुपये दूंगा। 3 कंडीशन आप समझ चुके हैं। पहली वो गया, उसने दे दिया, अब यहाँ सब कुछ खत्म है क्योंकि आपने नॉर्मली दे दिया। सेकंड कंडीशन, आप जाते हो, देते हो, बोलते हो कि मुझ पर इतना खर्चा हुआ, प्लीज़ मेरा खर्चा लौटा दो। अगर वो नहीं देता है तो आप उसको रख सकते हो, पर आप इसमें
कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। कोर्ट में सूट फाइल क्यों नहीं कर सकते सेकंड कंडीशन में? बिकॉज यहाँ पर सामने वाले ने कोई इनाम नहीं रखा है, ठीक है। थर्ड वाले ने, सामने वाले ने इनाम रखा और आपको इस इनाम की नॉलेज हो गई, अब आप कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हो। यही बियर एक्ट में लिखा है। माल पड़ा पाने वाले को माल का परिरक्षण करने और स्वामी का पता लगाने में अपने द्वारा स्वेच्छा उठाए गए कष्ट और व्यय के प्रतिकर के लिए स्वामी पर वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने स्वेच्छा से उठाया, ठीक है, क्योंकि ना तो उसने कुछ इनाम रखा था, ना आपको इनाम के बारे में कुछ पता था, आपने स्वेच्छा से उठाया, तो आप पर उस पर कोई भी वाद नहीं ला सकते। किंतु वह उस माल को स्वामी के विरुद्ध तब तक परिधृत मतलब रोक कर प्रिजर्व करके रख सकते हो जब तक उसे ऐसा प्रतिकर ना मिल जाए, और यदि स्वामी ने खोए माल की वापसी के लिए कोई पुरस्कार, जो कि थर्ड कंडीशन है, इनाम रखी है, ठीक है, इनाम रखी है, तो पड़ा पाने वाले ऐसे पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा और तब तक उसे प्रिजर्व रखेगा जब तक आपको माल नहीं मिल जाए, कोर्ट में सूट ला सकता है। 3 कंडीशन पता चली। पहली कंडीशन आपको मिला, आपने वापस दे दिया, कुछ नहीं होगा। सेकंड कंडीशन मतलब आपने क्योंकि मन से किया था तो आपने दे दिया। सेकंड कंडीशन आपने बोला मेरे पास इतना खर्च हो चुका है, क्योंकि उसने कुछ इनाम नहीं रखा था, तो यहाँ पर आप रोक के रख सको, आपको खर्चा मिल जाए। अगर उसने कुछ इनाम रखा था तो वो आपको इनाम देगा। ये आपका 168 इतनी बात बताता है। ये सारे प्री के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 169। सेक्शन 169 आपको बताता है सामान्यतः विक्रय होने वाली चीज को पड़ी पाने वाला उसे कब बेच सकेगा। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो अगर आप उसे प्रिजर्व करके रख लो तो वो ख़राब ही हो जाएगी। आपको किसी के 1 किलो आम मिल गए तो आप उन्हें खा ही लो, ठीक है, या फिर आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिल गई जो आप बेच दो, मतलब पर आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे रख नहीं सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो सामान्यतः विक्रय होने वाली चीज़ को पड़ी पाने वाला उसे कब बेच सकेगा, ठीक है। जबकि कोई चीज़ जो सामान्यतः विक्रय का विषय हो खो जाए, तब यदि स्वामी का युक्त तत्परता से, पहले तो वो कोशिश करेगा पूरा कि पता चल जाए, पर अगर कोशिश से पता नहीं चल पाता है, या यदि वह पड़ा पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभारों का मांगे जाने पर संदेह नहीं करे। पहली कंडीशन है कि उसने बहुत कोशिश करी, करे इसका माल था उसका पता चल जाए, उसका पता भी नहीं चल पाया। सेकेंड कंडीशन, पता तो चल गया, ये बोलता है कि देखो मेरे इसमें बहुत खर्चा हुआ है, मैंने आपकी सामान को संभाल के रखा, मुझे दे दो, और सेकंड में वो दे नहीं रहा है। पहले में पता नहीं चल पाया, सेकंड में वो दे नहीं रहा है, तो पड़ा पाने वाला उसे बेच सकेगा। किस कंडीशन में बेच सकेगा? जबकि उस चीज़ के नष्ट हो जाने या उसके मूल्य का अधिकांश जाते रहने का खतरा हो, कि अगर 1 दिन या 2 दिन और रखी तो पूरी ही नष्ट हो जाएगी, इससे अच्छा मैं बेच दूँ। जबकि पाई जाने वाली चीज़ के बारे में, ठीक है, ऐसा हो गया हो कि वह उसके मूल्य का 2/3 तक पहुंच जाए, मतलब कि उसने उसको बचाने के लिए इतना खर्चा कर दिया कि वो उसकी टोटल वैल्यू का 2/3 पहुंच गया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो वस्तु है वो 900 रुपये की है, ठीक है, टोटल, पर तुमने उसे प्रिजर्व रखा, मतलब तुमने उसे जो अच्छा रखने के लिए उसमें खर्चा किया, वो खर्चा ही तुम्हारा 2/3 से ज़्यादा हो गया, मतलब तुम्हारा लगभग हो गया 600 रुपये से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब तुम्हारा खर्चा 700 रुपये हो गया उसको रखने में, तो फिर तुम या बेच दो, या वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है तो बेच दो। कौन सी कंडीशन में बेचोगे? जब या तो तुमको पता नहीं चल पा रहा है, पता चल गया वो तुम्हारे खर्चे नहीं दे पा रहा है, तो बेच दो, ठीक है, ऐसे। अब आपका आता है सेक्शन 170। सेक्शन 170 आपको बताता है बेलीज पर्टिकुलर लीन, जिसे हम स्पेसिफिक लीन भी कहते हैं, विशिष्ट धारणा अधिकार। इट मीन्स कि जो बेली होता है वो बेलर के प्रोडक्ट को कब तक रोक सकता है, जब तक कि वो उसका क्या ना दे दे, पारिश्रमिक नहीं दे दे, जो उसका खर्चा था वो नहीं दे दे, तब तक क्या होता है, बेली का राइट होता है रोकना, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक लोगों के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप किसी जौहरी को अपना जो नेकलेस है वो दे के आए और उसके बदले में कुछ रुपए लेके आ गए तो वो रखे रहेगा, या आपने बोला कि देखो मेरे लिए एक अच्छा सा नेकलेस बना दो, तो उसने नेकलेस बनाया, ठीक है, सॉरी वो सुनार होता है, नेकलेस, जौहरी मतलब डायमंड। आप किसी को बोल के आए कि मेरे लिए इस तरीके की डायमंड रिंग बनाओ, वो आपके लिए डायमंड रिंग बनाता है और आप जाते हो बोलते हो मेरी डायमंड रिंग मुझे दे दो, तो वो बोलेगा पहले मेरे को इसका खर्चा तो तब मैं आपको दूंगा, अदरवाइज़ नहीं दूंगा। आप सुनार के पास अपना हार लेके गए गोल्ड का और बोलते हो सुनार को कि इसकी अच्छी से पॉलिश कर देना, वो बोलता है ठीक है मैं पॉलिश कर दूंगा, पॉलिश में 2000 रुपये का खर्चा आएगा, आप बोलते हो ओके।
आप 2 दिन बाद जाते हो, बोलते हो मेरा हार दो, वो बोलेगा मेरी पॉलिश का खर्चा दो। अगर आप नहीं दोगे तो वो रोकेगा विशिष्ट, क्योंकि ये उसकी क्या है, एक स्पेसिफिक स्किल है। ठीक है। ऐसे आपने किसी दर्जी को, टेलर को आप कपड़े देते हो, वो सिल देता है, तो वो आपको कपड़े कब देता है, जब आप उसके पैसे दे देते हो। ये होता है स्पेसिफिक लीन, मतलब कि जब उसकी कोई स्पेसिफिक स्किल्स उसमें लग रही हो। ये स्पेसिफिक स्किल्स हो गई। 171 आएगा जर्नल लीन। ये जर्नल लीन आपको बात करेगा बैंकर्स, फैक्टर्स, ठीक है, वार फिंगर्स, अटॉर्नी, इनके बारे में बात करेगा। इनको आपको याद रख लेना है प्री के पर्पज से। 171 जर्नल लीन, 170 स्पेसिफिक लीन, ठीक है, या पर्टिकुलर लीन। ठीक है। पर्टिकुलर लीन में आपको जौहरी, दर्जी ये सब आ जाएंगे। जनरल लीन में आपके बैंकार, फैक्टर, घाटेवाल, अटॉर्नी, बीमा, दलाल ये सब आ जाएंगे। ये भी आपको तब तक रख सकेंगे जब तक आप इनका दे नहीं दो। ठीक है। हमारा आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूरा हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जो कि एक तरह का बेलमेंट ही होता है। ठीक है। ये किस तरीके से बेलमेंट से अलग होता है, ये हम सब कल की वीडियो में जानेंगे। ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 बाय।